सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम स्टार्ट करेंगे वापस से इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। कुछ नई न्यूमेरिकल के थ्रू हम इस चीज कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मतलब टॉपिक तो वही है बट कुछ नई न्यूमेरिकल जिसमें हम और ऐड करके इस चीज को समझेंगे कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज वर्क करता है। इसके लिए हमने क्या करा, कुछ न्यूमेरिकल्स और करे। जैसे कि हमने क्या कहा कि हमने दो चार्ज पार्टिकल्स लिए, माना ये चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं आपकी बार चार्ज? 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। और ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया, ये सपोज पॉइंट आपका a है, ये आपका पॉइंट p है और ये आपका पॉइंट q है। और इस पर जो चार्ज रखा है वो आपका है प्लस q, और यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो भी आपका है प्लस q, ठीक है। इसको r मान लेते हैं, चलिए प्लस q। अब हमने क्या कहा कि हमने तीसरे चार्ज q नॉट को यहाँ पे रखा बिल्कुल बीचों बीच। ये हम लास्ट टाइम पे करा चुके थे आपको न्यूमेरिकल कि यदि सेम चार्ज है, नेचर भी सेम है, तो q नॉट को हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे ताकि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जब हम इस चार्ज को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली शिफ्ट करते हैं, किधर भी कर सकते हैं आप, मैंने इधर की तरफ शिफ्ट करा है। मान लो मैंने इसको x डिस्टेंस शिफ्ट किया तो इस चार्ज के मोशन पर क्या इफेक्ट होगा, क्या ये मोशन करेगा या नहीं करेगा। यदि ये मोशन करता है तो ये मोशन किस टाइप का मोशन होगा, ठीक है। इस चीज को हमें देख लिया। तो हम क्या बोलते हैं कि जब चार्ज क्यू नॉट को हम इधर स्लाइड करते हैं तो चार्ज किसके यहाँ जाएगा, क्यू नॉट पर फोर्स लगेगा क्यू की वजह से, जो इसको किधर ले जाएगा, वापस इधर ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऐसे ही जब इस पे फोर्स लगेगा दोबारा इस वजह से तो इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा। ऐसे इस पे फोर्स लगेगा तो दोबारा इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा। तो हम क्या देखते हैं कि ये चार्ज क्यू नॉट इस पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाता है। कैसे मोशन करने लग जाता है? टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाता है। और चार्ज का टू एंड फ्रो मोशन तो कैसा मोशन होता है? एसएचएम मोशन होता है। चार्ज का किसी पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन कैसा मोशन होता है? एसएचएम होता है, ठीक है। तो ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि इस पार्टिकल का मोशन या इस चार्ज क्यू नॉट का जो मोशन है ना वो एसएचएम ही है, ठीक है। और जब ये एसएचएम कर रहा है तो उसका हम टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में दो चीज पूछी गई है। पहला, प्रूफ दैट द पार्टिकल मोशन इज एसएचएम, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस पार्टिकल इन एसएचएम। ये दो क्वेश्चन इसके अंदर आपसे पूछे गए हैं कि भाई ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और एसएचएम कर रहा है तो एसएचएम करते समय इसका टाइम पीरियड क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन तो एक कॉन्सेप्ट है क्या कि जब हम किसी चार्ज को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली शिफ्ट करके छोड़ते हैं तो वो पार्टिकल उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है, जिससे पार्टिकल का मोशन एसएचएम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि एसएचएम का मोशन है, और यदि एसएचएम का मोशन है तो इसका टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। मतलब ये चैप्टर कहाँ चला गया, सीधा सीधा ये टॉपिक किससे कनेक्ट हो गया? क्लास 11th एसएचएम दोलन गति से। उस दोलन गति के अंदर हमने क्या कहा, यदि कोई भी पार्टिकल दुनिया का किसी भी तरीके से एसएचएम में आ जाता है तो उसके पास दो कंडीशन होना जरूरी है। कौन कौन सी? F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स वेक्टर। एक तो माइनस का होना जरूरी और डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम
इस फोर्स को, इसके बीच में लगने वाले फोर्स को इससे रिलेट करते हैं तो हम बोल देंगे पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो हमारा टारगेट क्या रह गया कि हमें इस पे जो भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स को इस फोर्स से रिलेट करना है, इस इक्वेशन से रिलेट करना है। यदि इस इक्वेशन से रिलेट हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको, थोड़ी सी जगह चाहिएगी, स्पेस चाहिएगी, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, देखना यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, ए। यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, ए। तो जब ये पार्टिकल इधर गया, यहां पहुंचा, तो डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, ए माइनस एक्स। और जब ये पार्टिकल इधर पहुंचा तो डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, ए प्लस एक्स। कहने का मतलब इस पार्टिकल पर जो एफ नेट फोर्स लग रहा है वो कितना हुआ, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। सपोज ये है F1 वेक्टर और ये है F2 वेक्टर। डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है, तो लिखेंगे ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्या होगा, F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। अब हम इसका क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं सबसे पहले। तो क्या आ जाएगा, F1 माइनस F2। इसको सॉल्व करना है हमें, F1 माइनस F2 को। तो F1 क्या होगा, देखो इन दो चार्ज के बीच का फोर्स है ना, तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q नॉट अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ इसके और इस चार्ज के, है ना, या फिर ऐसे तो इसके और इस चार्ज के। F2 कितना हो जाएगा, K Q नॉट अपॉन A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो क्या देखा, K Q नॉट, ये तो आ गया हमारा कॉमन, और ये हो गया A माइनस एक्स का स्क्वायर और A प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लिया तो ये हो गया A प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ A माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां तक की बात समझ में आई। अब आगे हमें केवल कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करेंगे तो ये A माइनस बी का स्क्वायर, A प्लस बी का स्क्वायर, या फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, बाय वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। A प्लस बी का स्क्वायर, A माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, देखो K Q नॉट, इसको बोलो A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक की बात समझ में आई। तो देखो माइनस कॉमन लिया तो ये तो कट गए और ये हो गया प्लस का, क्या हो गया ये प्लस का। तो यहां क्या बना, F नेट इज इक्वल टू K Q नॉट, और यहां लिख दिया मैंने कितना, 4AX। ध्यान से देखो 2AX और 2AX कितना हो गया, 4AX। इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिवाइडेड बाय क्या, A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ x तो हमने बहुत कम स्लाइड किया है ना, और a के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x। यहाँ a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, इसलिए a स्क्वायर की तुलना में एक्स स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है।
ए स्क्वायर की तुलना में क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है। नगण्य मान लो, जैसे नगण्य मानेंगे तो क्या जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये एफ नेट क्या बन जाएगा आपका, एफ नेट बन जाएगा के क्यू क्यू नॉट 4ax डिवाइडेड बाय ए की पावर 4, है ना। यहां भी क्या हुआ, ए क्यू बचा, ए कट गया, तो एफ नेट कितना आ गया आपके पास, के क्यू क्यू नॉट 4x डिवाइडेड बाय ए क्यू। अगर यहां से देखो, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, क्यू नॉट कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट और ए कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं यहां से कि एफ नेट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। एफ नेट इज प्रोपोर्शनल टू क्या, एक्स। अब एफ नेट की डायरेक्शन देखो, एफ नेट की डायरेक्शन थोड़ा ध्यान से देखना। जब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, जब मैंने इसको इधर डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने इसको इधर डिस्प्लेस किया तो इस चार्ज ने इसको रिपेल किया, इसको क्या किया, रिपेल किया, प्रतिकर्षित किया, इधर भेजा, समझ रहे हैं। इस चार्ज ने इसको प्रतिकर्षित करके इधर भेजा, इधर भेजा, ठीक है। और जब ये यहाँ पे आया तो इसने इसको क्या कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि फाइनली जो चार्ज यहाँ था ना, वो अपनी पोजीशन से इधर की तरफ प्रतिकर्षित होगा। ऐसे जब इस चार्ज की बात करेंगे तो इधर की तरफ प्रतिकर्षित होगा, मतलब जो एफ नेट है ना, वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली, यहाँ एफ नेट, यहाँ एक चीज लिखनी पड़ेगी, मैं लिख देता हूँ, यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखो क्या कह रहा है, इस इक्वेशन को देखो फर्स्ट, यहाँ एफ नेट तथा एक्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए एफ नेट, देखो यहां तो हमने परिमाण की बात की है, यहां तो किसकी बात की है, परिमाण की बात की है। एफ नेट बराबर के एक्स वेक्टर होगा, के को मैं एक नया कांस्टेंट के डैश मान लेता हूं, जहां के डैश की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, के डैश की वैल्यू हो गई आपके पास के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए क्यू, यही हो गई ना के डैश की वैल्यू। के डैश कितना हो गया, 4k क्यू क्यू नॉट अपॉन ए क्यू, यही हुआ। अच्छा, अब आपसे पूछा टाइम पीरियड बताओ, तो टाइम पीरियड क्या होता है एसएचएम का, m अपॉन के डैश, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे हम, के डैश की वैल्यू रख देंगे, है ना। तो के डैश का मान रखने पर एसएचएम का टी ज्ञात किया जा सकता है। ये हो गया इक्विलिब्रियम और चार्ज का एक छोटा सा एप्लीकेशन, जो हमने क्लास 11 से इसको जोड़ दिया। समझ में आएगा, क्लास 11 से किस तरीके से जोड़ा है अपन ने कहा कि ये पार्टिकल है ना, वो एसएचएम कर रहा है, ये प्रूफ करो। तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या करा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स प्रूफ करा, और डायरेक्शन से क्या पता लग रहा है कि एफ नेट जहां भी मिल रहा है, इन दोनों का नेट, है ना, इन दोनों का नेट और डिस्प्लेसमेंट, हम यदि इधर एक्स डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फाइनल एफ नेट कहां मिलेगा, इसको इधर मिलेगा। मतलब एफ नेट और एक्स की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे हमने बोल दिया कि एफ नेट और एक्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस समय एक चीज पता लग गई सीधी सीधी, क्या, कि ये पार्टिकल है ना, वो एसएचएम कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, है ना। तो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो एसएचएम कर रहा है तो इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देखा, तो इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, के को हमने लिख दिया, ये इसको सॉल्व करा तो हमने क्या कह दिया, जैसे हम के की वैल्यू रख देंगे इसमें, मतलब के डैश की वैल्यू रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा। बात समझ में आई। एक और देखो,
एक चीज और समझो इसमें, ये तो बढ़िया होगा, एक पॉइंट और समझ लो इसमें। वही क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, क्वेश्चन से इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। जैसे आपसे कहा कि एक स्ट्रिंग है, क्या है, एक स्ट्रिंग, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। ये क्या है आपके पास, एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में मैंने एक चार्ज बांध रखा है, और यहाँ पर एक और स्ट्रिंग है, इसलिए मैंने क्या बांध रखा है, एक चार्ज बांध रखा है, ठीक है। अब आपसे पूछा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, है ना। कब आपसे कहा इस चार्ज का मास m है, इस चार्ज का मास भी m है, इस जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ l है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, l है, और ये दोनों चार्ज यहां से d डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ये मान लो आप 2d डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, है ना। अब आपसे पूछा कि बताओ ये थीटा कितना होगा। तो अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि जैसे ही हम इस सिचुएशन को देखते हैं तो आपके दिमाग में बात आ गई होगी क्या, कि दो चार्ज 2d डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो यहाँ पर एक फोर्स लगने वाला, यदि ये चार्ज नेचर में सेम है तो ये लगने वाला फोर्स क्या होगा, रिपल्शन होगा। मान लो हम इस चार्ज की बात करें तो इसका रिपल्शन फोर्स क्या लगेगा, यहाँ लगेगा F वेक्टर, ठीक है। जैसे इस पे फोर्स लगा तो इस स्ट्रिंग में टेंशन T स्टार्ट हुई, है ना। इस स्ट्रिंग में टेंशन T स्टार्ट हुई तो हमने इस T के कितने कंपोनेंट कर लिए, दो कंपोनेंट कर लिए, एक तो हो गया आपका T cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट हो गया आपका T sin थीटा, और नीचे इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही रहा है mg। इनको क्या कर दिया हमने, बैलेंस कर दिया, तो क्या बन गया, T cos थीटा इज इक्वल टू, तो हो गया mg, और T sin थीटा इज इक्वल टू हो गया फोर्स, और फोर्स की वैल्यू कितनी है ये आपके पास, फोर्स हम लिख देते हैं अभी, चलो इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड करेंगे, तो करो क्या आएगा, चलो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर देते हैं, तो क्या बना, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा देखो यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा Fe अपॉन mg, क्या बना, tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। अब यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं, तो थीटा क्या जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स Fe अपॉन mg। अब Fe क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, जहां Fe क्या हो जाएगा बताओ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसे हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। बात समझ में आई ना। वापस हम लोग, एक स्ट्रिंग है जो कि एक रिजिड बेस से लटकी हुई है, ठीक है ना। इन स्ट्रिंग पर हमने दो चार्ज लगाए, ठीक है, इसकी और इसकी वैल्यू सेम रखी, है ना। जैसे हमने दो चार्ज रखे इनके बीच में रिपल्सन हुआ, रिपल्सन हुआ तो ये चार्ज इधर आया, ये उधर भी जाएगा, पर हम एक चार्ज की बात कर रहे हैं, ये इधर आया, इस पे एक इक्विवेलेंट पोजीशन में फोर्स है वो mg है नीचे की तरफ, एक टेंशन क्रिएट हुआ, इस टेंशन की वजह से दो फोर्स बने T और T, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये T cos थीटा और ये T sin थीटा। T cos थीटा बराबर क्या, mg, T sin थीटा बराबर क्या, f ऑफ e, दोनों को कर दिया इक्वेट, इक्वेशन कर ली सॉल्व, और ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमने फ्लूइड मैकेनिक्स से जोड़ दिया, इसी क्वेश्चन को सेम को हमने जोड़ दिया फ्लूइड मैकेनिक्स से। कैसे कहा, ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ, एक क्वेश्चन और देखो इसी पर बेस, क्या कहा आप सबकी बात सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। अब की बार हमने वो एक स्ट्रिंग ली है, क्या लिए, एक स्ट्रिंग, है ना। इस तरीके से हमने इस पे चार्ज रखा दिया, सेम कंडीशन, वैसा का वैसे सवाल, यहाँ प्लस क्यू चार्ज लिया, यहाँ भी क्या लिया, प्लस क्यू चार्ज लिया, ठीक है। यहाँ पर
बी वही टेंशन क्रिएट हुई टी, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी हमने वही मान ली, क्या 2a, है ना। इस तरीके से करा हमने, इसको बोल दिया ये क्या है थीटा, ये क्या है अपना थीटा, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि इस पूरे सिस्टम को मैंने एक लिक्विड में डिप किया, इस पूरे सिस्टम को मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से एक लिक्विड में डिप कर दिया। वापस सुनो क्वेश्चन को, सिस्टम वही था पहले वाला, एक स्ट्रिंग थी, चार्ज लटके हुए थे, है ना, टेंशन फोर्स लग रहा था, इधर वही mg तो लग ही रहा है इस पे, ठीक है, इधर भी mg लग रहा है। अब मैंने क्या करा, इस पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में ड्रॉप कर दिया जिसका परावैद्युतांक परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, इस माध्यम की मीडियम की परमिटिविटी कितनी है एप्सिलॉन आर, इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है एप्सिलॉन आर, समझ में आ रही बात आपको, इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है एप्सिलॉन आर। और क्या कहा सुनो, इसमें और क्या कह रखा है, ये कह रखा है कि इस लिक्विड की डेंसिटी हमारे पास रो है, क्या है इस लिक्विड की डेंसिटी रो, और ये जो हमने चार्ज लिया है ना इसकी डेंसिटी डी है, क्या है इसकी डेंसिटी डी, इसकी डेंसिटी क्या है डी, इसकी डेंसिटी क्या है रो, है ना। और क्या कहा कि जब हम सिस्टम को लिक्विड में डॉप करते हैं, जब निकाय को द्रव में डुबोया जाता है, जब हम सिस्टम को लिक्विड में ड्रॉप करते हैं, when the system is dipped on a liquid, then, है ना, then the theta will remain same, will remain same, थीटा है ना वो क्या रहता है आपका सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, then, है ना, then find out the एप्सिलॉन आर, आपको क्या फाइंड आउट करना है एप्सिलॉन आर फाइंड आउट, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को वापस सुन लो, क्या है, स्ट्रिंग को लटका रखा है, टेंशन है टी, चार्ज कंडीशन सारी वो की वही है, एंगल थीटा है, हमने इसको डिप किया, डुबोया इसके अंदर एप्सिलॉन आर में। आपसे पूछा कि इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी जब हम इस सिस्टम को इसके अंदर लिक्विड के अंदर डिप करते हैं। तो हम इस सिस्टम को दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। सबसे पहला, जब डिप नहीं किया जाता, तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा उस समय, तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, क्या बोलेंगे टी कॉस थीटा, जो कि इसके दो घटक हुए, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, तो क्या बोलेंगे टी कॉस थीटा बराबर एम जी, टी साइन थीटा बराबर एफ ई, ठीक है। एफ ई को भी हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन जो भी डिस्टेंस है इसकी, मैंने इसकी डिस्टेंस एक्स मान ली चलोगी, है ना, एक्स स्क्वायर, कैलकुलेशन कौन करेगा, ये हो गया, समझ में आ गया। यहां से हमने क्या निकाल लिया टेन थीटा, टेन थीटा कितना हो जाएगा बताओ, टेन थीटा हो जाएगा अपना एफ ई अपॉन एम जी, ये इक्वेशन निकल। अब जब हम इसको द्रव में डुबोते हैं, है ना, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जब डिप किया जाता है, इसको समझ लो बस, ये है मैं, डिप किया जाता है, ध्यान से सुनना क्या होता है डिप करते हैं तो, जैसे ही हम इसको इस पे डुबोएंगे ना, जैसे हम इसको डुबोने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इधर इस चार्ज पर देखो, इस पर एक फोर्स और लगेगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस पे एक फोर्स और लगेगा, है ना, वो फोर्स होता है आपका अपथ्रस्ट फोर्स। कौन सा फोर्स होता है वो, अपथ्रस्ट फोर्स, मतलब उत्प्लावक बल। कौन सा बल और काम करेगा इस पे, उत्प्लावक बल। मैं लिख देता हूं, जब वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है,
तो उस पर उत्प्लावक बल कार्य करता है, उत्प्लावक बल कार्य करता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस पे कितने फोर्स हुए, टी कॉस थीटा तो था ही, इसके अलावा एक फोर्स और आ गया इस पे यूटी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के इक्वल हो जाएगा। और टी साइन थीटा पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, जैसे मतलब एफ ऑफ ई था वो एफ ऑफ ई एज इट इज लगता रहेगा। अब इसको हमने सॉल्व करा तो यहाँ पे यूटी है, अब थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होती है, लेकिन द्रव की वजह से लग रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे हम इसको, मास ऑफ लिक्विड इनटू जी। और जबकि यहाँ पे मास किसका था, मास ऑफ क्यू, यहाँ पे चार्ज का मास था, यहाँ किसका मास है, लिक्विड का मास है। ठीक है, तो यहाँ से जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी आपकी, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, इसको मैं एम डैश बोल देता हूं, या माइनस एम एल जी, यही हो गया, एम जी माइनस एम एल जी, एम मतलब क्यू पे वाला। ठीक है, और टी साइन थीटा तो आपका क्या रहा, टी साइन थीटा तो आपका रहा एफ ऑफ ई। ये चीज आपको समझ आ गई अच्छे से। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये वैल्यू सॉल्व करनी है, तो हमने इक्वेशन को इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहां से भी हमने tan थीटा निकाल लिया, यहां से tan थीटा कितना निकला आपका, एफ ई अपॉन एम क्यू जी माइनस एम एल जी। अब हम क्या कह रहे हैं कि डूबने के बाद भी थीटा सेम रहता है, थीटा में कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। देख लो एक बार यहाँ तक, फिर मेरे को मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये वाला डायग्राम मिटा रहा हूँ मैं ना, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ रहा है मेरे को, एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या कहा कि ये दोनों थीटा बराबर होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ ई अपॉन एम जी बराबर एफ ऑफ ई अपॉन एम क्यू जी, यहाँ भी एम क्यू जी है ना, माइनस एम एल जी। तो एफ ई ने एफ ई को काट दिया, तो एम जी एम क्यू जी बराबर एम क्यू जी माइनस एम एल जी हो गया। तो क्या देखा, जी ने जी को भी यहां पर काट दिया। अब एम क्या है, ध्यान से देखना, एम क्या है, एम है यहां पर मास, और मास का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बराबर घनत्व इनटू आयतन। तो घनत्व डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे डेंसिटी किसकी है, चार्ज की, तो चार्ज की डेंसिटी हमने क्या ली थी, डी ली थी, है ना। तो एम क्यू की वैल्यू तो डी वी हो गई, और एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एल की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास रो वी, एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो वी। समझ में आ गई बात। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से आपके पास फॉर्मूला निकला, यहां से आपके पास फॉर्मूला निकला क्या, एम कहाँ गया, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये हो गया डीवी इज इक्वल टू डीवी माइनस रो वी, डीवी इज इक्वल टू डीवी माइनस रो वी। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है वो सुनो, यहाँ पे जो हमने एफ ई निकाला ना, इस जगह पे एफ ई, वो क्या मीडियम के अंदर जा चुका था। जब कोई भी मीडियम के अंदर चल जाता है एफ ई, तो हम क्या कहते हैं कि एफ ई कैलकुलेट करने के लिए एप्सिलॉन आर का हम क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। एफ ई को कैलकुलेट करने के लिए क्या कर देते हैं हम, मीडियम में एप्सिलॉन आर का भाग लग जाता है। क्या लग जाता है, एप्सिलॉन आर, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एप्सिलॉन आर का भाग लग जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया, यहाँ पे क्या लग जाएगा, एप्सिलॉन आर का भाग लग जाएगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू किसके साथ आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आएगी आपके साथ एप्सिलॉन आर के साथ। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर, और है ना, समझ आ गया ना। अब इसको सॉल्व करना है अपन को, तो हम क्या कह रहे हैं, ये हो गया 2 डी वी, या फिर एक काम करो, इसमें से वी कॉमन लेकर काट दो, तो कैसे डी इज इक्वल टू डी एप्सिलॉन आर माइनस
रो एप्सिलॉन आर, यही तो बचा। अब एप्सिलॉन आर इसको सॉल्व कर लो, तो हमने क्या करा, एप्सिलॉन आर यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या मिल गया अपन को, डी अपॉन डी माइनस रो। यहाँ डी क्या है, डेंसिटी, डी